नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं आपके थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के। 8 तक न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे, 9th न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है। आइए 10th न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन ए मीटर ब्रिज, किसी मीटर ब्रिज में द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। आपने मीटर ब्रिज पढ़ा है, तो मीटर ब्रिज में इस साइड कौन सा पॉइंट होता है? पॉइंट ए, ठीक है। और मीटर ब्रिज में जो वायर ए बी होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी वायर की लेंथ होती है एक ए सी और एक होती है, ठीक है ना, बीच में सी पॉइंट होता है, एक होती है सी बी या बी सी। तो कह रहा है जो बैलेंसिंग पॉइंट की लेंथ है ना वो कितनी है? 39.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है बैलेंसिंग पॉइंट की जो लेंथ है उसे आप स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। मीटर ब्रिज का आप डायग्राम देखें तो एल से डिनोट करते हैं, तो एल इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? 39.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है मैंने। इसके बाद देखो, व्हेन द रजिस्टर वाई इज ऑफ 12.5 ओम। आप देखते हैं जो मीटर ब्रिज होता है उसमें इस तरफ क्या होता है? इस तरफ आर लगा होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स में, और इधर अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है एस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर जो है आपका वो अननोन मान रखा है, और इधर वाला जो है आपका एस वो कैसा है? दे रखा है, क्योंकि वाई कह रहा है ना, तो इसका मतलब इधर एक्स लगा होगा और इधर वाई लगा होगा। तो इसका मतलब वाई तो आपको दे रखा है, तो वाई का क्या मतलब है? इधर हम आर लगाते हैं, इधर एस लगाते हैं, इसका मतलब एस बराबर वाई है, और वो कितना है? 12.5 ओम दे रखा है। इसके बाद देखो, जो आगे देखो, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एक्स। एक्स मानी इधर वाला रेजिस्टेंस निकल रहा है, और हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो मीटर ब्रिज में इधर आर है, तो आर इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, ये आपको निकालना है, ठीक है। आगे देखो, तो पहले तो क्या निकालना है आपको? आर निकालना है, ठीक है ना। पहले ए पार्ट तक देख लेते हैं। आगे उसने क्या कहा? वाई आर द कनेक्शंस। कनेक्शन क्यों है? बिटवीन रजिस्टर्स के बीच जो कनेक्शन है वो इन ए व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में या मीटर ब्रिज में जो रेजिस्टेंसेस के बीच, रजिस्टर्स के बीच कनेक्शन है, किसके साथ? मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। जो कॉपर, देखो आपने विशेष रूप से उसमें देखा होगा, मीटर ब्रिज में जो रेजिस्टेंसेस आर और एस लगे हुए हैं वे किस में लगे हुए हैं? कॉपर की स्ट्रिप में लगे हुए हैं। तो वो पूछ रहा है कॉपर स्ट्रिप क्यों लगी हुई है, इसका कारण बताना है। आइए देख लेते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको। कंडीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट की जानते हैं, बैलेंसिंग की एक फॉर्मूला होता है मीटर ब्रिज में, एस इज इक्वल्स टू, या नॉन रेजिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से, एस इज इक्वल्स टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। एस आपका वाई है ना, आर इज इक्वल्स टू आपका एक्स है। एल की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। इसके बाद देखो, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 39.5 इधर चला जाएगा, और ये 60/5 माइनस करके बचेगा, तो ये अपोन हो जाएगा। वाई की वैल्यू रख दो आप, कितनी है? 12.5। तो यहाँ से कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 8.16। तो मैंने लिखा हुआ है हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। एक्स का जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है? 8.16। इसके बाद देखो, उसने पूछा था कनेक्शन क्यों होता है, तो मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स के बीच कनेक्शन जो होता है किस में? इन व्हीट स्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज में, और किसके साथ? इज मेड ऑफ थिक कॉपर। थिक कॉपर स्ट्रिप्स किसके साथ होता है? थिक कॉपर स्ट्रिप्स के साथ होता है, पत्तों के साथ होता है। तो क्यों होता है वो? इज टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, ताकि रेजिस्टेंस घट जाए, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। यानी जो कॉपर की स्ट्रिप्स है ना, उनका रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते हो ना फॉर्मूले में आर का और एस का रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हो। तो जो कॉपर की स्ट्रिप्स होती है उनका रेजिस्टेंस इतना बहुत कम होता है, तो वो नेग्लिजिबल होता है, इसी कारण कॉपर की स्ट्रिप से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो क्यों होता है? टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस उनका कम होता है, तो उनका ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉपर की स्ट्रिप का भी रेजिस्टेंस फॉर्मूले में यह तो होना चाहिए था, और यदि नहीं है तो इसका मतलब कॉपर की स्ट्रिप का रेजिस्टेंस आपको छोड़ना पड़ता है। तो यदि छोड़ रहे हो तो उनका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो इट इज़ नॉट टेकन इन द फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूले में नहीं लिया गया है, ठीक है ना। तो 10th का ए पार्ट था ये। आइए बी पार्ट देख लेते हैं। डिटरमाइन द बैलेंसिंग पॉइंट पूछ रहा है ऑफ द ब्रिज का अबोव, ठीक है ना, इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। तो कह रहा है यदि एक्स रजिस्टर इधर लगा हुआ है तो इसे इधर पर कर दो, और वाई रजिस्टर इधर लगा हुआ है तो इसे इधर कर दो, इन्हें इंटरचेंज कर दो, तो बैलेंसिंग पॉइंट आपका क्या रहेगा, ये पूछा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो देखो लिख रखा है मैंने, इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड, यदि एक्स और वाई इंटरचेंज कर दिए जाते हैं
तो एक बात बताओ, ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं, पहली L थी और दूसरी 100 माइनस L होती है, तो ये भी इंटरचेंज हो जाएंगी। L एंड 100 माइनस L इज इंटरचेंज्ड। तो नाउ द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज विल बी, कितना हो जाएगा? बैलेंस पॉइंट पहले L डिस्टेंस पे था, अब कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? 100 माइनस L पे, क्योंकि दोनों इंटरचेंज हो गए ना। तो बैलेंस पॉइंट आपका बचेगा 100 माइनस L डिस्टेंस पे, कहाँ से? पॉइंट A से। तो 100 माइनस L डिस्टेंस निकाल लो, L की वैल्यू आपको पता है 39.5। तो अब बैलेंस पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे रहेगा? 60.5 सेंटीमीटर पर। तो लिखा हुआ है हेंस द बैलेंस पॉइंट इज 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A। बात क्लियर है? इसके बाद देखो सी पार्ट पढ़े। सी पार्ट में उसने कहा था व्हाट हैपन्स, क्या होता है इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल, यदि गैल्वेनोमीटर और सेल आर इंटरचेंज माने बदल दिए जाते हैं एट द बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ द ब्रिज, बैलेंस्ड पॉइंट पर, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर और सेल बदल दिए जाते हैं तो क्या होता है? वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, क्या गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो करेगा? देखो यहाँ से आप देख सकते हैं सी पार्ट, व्हेन द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस्ड पॉइंट, यदि गैल्वेनोमीटर और सेल बैलेंस्ड पॉइंट पर इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है ना, ब्रिज के बैलेंस्ड पॉइंट पर, तो गैल्वेनोमीटर जो है दूसरी जगह आ जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे करंट नहीं है, इसलिए गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? विल शो नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, डायग्राम को आप देखो और सोचो कि गैल्वेनोमीटर और सेल जो है यदि इंटरचेंज कर दिए जाए तो आप खुद समझ सकते हो बैलेंसिंग पॉइंट पे हो रहा है ये काम, तो बैलेंसिंग पॉइंट पे तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होता है, तो इसका मतलब है तब भी क्या रहेगा? गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, करंट नहीं होगा। हैंस द गैल्वेनोमीटर वुड नॉट शो एनी करंट, कोई करंट नहीं शो करेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, उसकी नीडल जो है वो किस पे है? 0 पे है। इसके बाद देखो 11th क्वेश्चन, इसे आप देख लेंगे 10th को। ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8.0 वोल्ट, बैटरी का EMF दे रखा है तो मैंने लिख लिया है इज इक्वल्स टू 8.0 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज, ये चार्ज किया जाता है DC सप्लाई के द्वारा 120 वोल्ट की, ठीक है, यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर, और साथ में एक सीरीज में रजिस्टर भी लगा है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 15.5 ओम। तो R इज इक्वल्स टू कैपिटल R इज इक्वल्स टू 15.5 ओम हो जाएगा। तो उसने आगे कहा व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है आपको ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग के सर्किट में सीरीज रजिस्टर लगा हुआ है तो उसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी समझना है। तो देखो ये तो DC सप्लाई है वोल्टेज, और ये क्या है आपका इंटरनल, ये क्या है? EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इफेक्टिव वोल्टेज क्या आ जाएगा? ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, 120 में से यदि ये घटाओगे तो कितना बचेगा? 112 वोल्ट। तो ये क्या है? इफेक्टिव वोल्टेज, इसे आपने V' से डिनोट कर लिया, ठीक है ना। तो करंट निकाल लो सर्किट में, करंट का फॉर्मूला आपको बताया है E अपॉन, है ना, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है, लेकिन यहाँ इफेक्टिव वाला लेना है स्मॉल ई की जगह, वो कितना है? V'। बात क्लियर है? तो 112 कैपिटल R स्मॉल r की वैल्यू रखो तो आई कितना आ जाएगा आपका? 7 एम्पियर। अब देखो वो जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके सिरों के बीच कुछ वोल्टेज में कमी होगी, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा I और R रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज में कुछ कमी होगी, ड्रॉप होगा, वो निकाल लो। एंड नाउ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? I इंटू R। I आपको पता है 7 एम्पियर है, R आपको पता है कितना दे रखा है? 15.5, तो यहाँ से आ जाएगा 108.5 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। तो DC सप्लाई, देखो एक फॉर्मूला आप खुद समझ सकते हो भाई, सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज है वो DC सप्लाई वोल्टेज है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक तो टर्मिनल वोल्टेज जो टर्मिनल्स के बीच है, और एक वो वोल्टेज जो यानी DC सप्लाई से जितनी भी वोल्टेज आ रही है, कुछ तो टर्मिनल वोल्टेज के रूप में है और कुछ जो है जो रेजिस्टेंस R है उसके सिरों के बीच खर्च हो जाती है, कम हो जाती है। तो DC सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज ड्रॉप माने कमी अक्रॉस कैपिटल R रेजिस्टेंस। तो देख लो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? DC सप्लाई वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, तो ये कितना है? 120, और वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 108.5। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? 11.5 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज हमें निकालना था, हमने निकाल दिया है, ठीक है ना। तो आइए फिर देख लेते हैं। तो 11 का देखो एक बात और कह रहा था, वो क्या कहा उसने? व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज निकाल दिए तो उसने कहा था पर्पज क्या है? सीरीज रजिस्टर को चार्जिंग सर्किट में रखने का। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सीरीज रेजिस्टेंस इज इन द चार्जिंग सर्किट, ठीक है ना, होता है वो क्या करता है?
कंट्रोल्स द करंट, करंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट जाता है तो इससे करंट क्या है सर्किट में ज़्यादा नहीं हो पाता, तो सर्किट डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है, ठीक है ना। तो करंट को कंट्रोल करता है, जो करंट कहाँ से मिलता है, एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है, यानी बैटरी से मिलता है, उसे कौन करंट कंट्रोल करता है, सीरीज में लगा रेजिस्टेंस, ठीक है, जिससे करंट ज़्यादा ना हो जाए सर्किट में। 12 वाला देखो, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, पोटेंशियोमीटर के अरेंजमेंट में ए सेल ऑफ ईएमएफ कितना दे रखा है 1.5 वोल्ट, गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35.0 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो आप एक बात देख के बताएं, ये आपका दे रखा है सेल ऑफ ईएमएफ यानी ई दे रखा है, और ये आपका दे रखा है लेंथ यानी एल। फिर इसके बाद देखो, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, यदि ये सेल दूसरी सेल के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है तो कह रहा है बैलेंसिंग पॉइंट जो था ना 35 पे, तो आप कितने पे शिफ्ट हो जाएगा 63 पर। तो पूछ रहा है सेकंड सेल का ईएमएफ कितना होगा, तो पहली सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, दूसरी का निकालना है। पहले जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट की लेंथ थी वो 35 थी, अब कितनी है 63। तो बैलेंसिंग कंडीशन आप जानते हैं, मैंने करा रखा है आपको, क्या करा रखा है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो वहाँ से ये फॉर्मूला है, वैल्यू रखो, E2 यहाँ से निकल जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 2.25 वोल्ट, ठीक है ना। कैलकुलेट आप कर लेंगे वैल्यू पुट करके। तो ईएमएफ जो सेकंड सेल का आया है वो आपका कितना है 2.25 वोल्ट। बात क्लियर है। इसके बाद देखो 13 न्यूमेरिकल आपका, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर, कॉपर का कंडक्टर है कोई जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दे रखे हैं, जिसे आप डेंसिटी भी कहते हो, कितना दे रखा है 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब कह दो या मीटर इनवर्स, वो मीटर की पावर -3 कह दो, यानी स्मॉल एन से डिनोट करते हो। तो स्मॉल एन कितना दे रखा है आपको, ठीक है ना, 8.5 दे रखा है। चलें आगे, आगे देखो, तो स्मॉल एन दे रखा है ये, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, वो कह रहा है हाउ लॉन्ग यानी कितना टाइम लेगा एक इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर, ठीक है ना, यानी कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है टाइम, टी निकालना है। टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर, वायर की लेंथ दे रखी है, लॉन्ग टू इट्स अदर एंड, यानी किसी वायर के एक किनारे से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम लेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हुए। एरिया दे रखा है वायर का क्रॉस सेक्शन का कैपिटल ए, और करंट दे रखा है 3.0। आइए देख लेते हैं, जो जो दे रखा है वो लिखा हुआ है। देखो एन कितना है 8.5 × 10⁻28 मीटर की पावर -3, एल आपको 3 मीटर दे रखा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा था, करंट भी दे रखा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप फॉर्मूला जानते हो, वेलोसिटी, हालांकि ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि वायर की लेंथ ही तो डिस्टेंस है, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच आपको जाना है, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी है 3 दे रखी है, टाइम आपको निकालना है, तो T = यहाँ से 3/VD आ जाएगा, है ना। तो आगे देखो, एक फॉर्मूला होता है I = NEAVD होता है ना, तो यहाँ से I = NEAVD लगाओ, तो यहाँ पे VD की वैल्यू रखो, कितनी है T/3/VD, बल्कि VD की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3/T आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने T निकालना है, तो आपने I को अपॉन में ले आओ, बाकी N की वैल्यू रखो, E की वैल्यू रखो और A की वैल्यू रखो। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। A की वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो T कितना आ जाएगा आपका 2.7 × 10⁴ सेकेंड। इसका मतलब टाइम कितना लग रहा है, ठीक है ना। हैंस द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो टाइम लग रहा है टू ड्रिफ्ट माने चलने के लिए, फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अदर, किसी वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम लग रहा है 2.7 × 10⁴ सेकेंड टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल था आपका लास्ट। इसके बाद देखो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, तो टाइम हमने निकाल लिया है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, है ना। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे, और जो कमियाँ जो लापरवाहियाँ रही हों इस चैप्टर में वो आगे इस चैप्टर में आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसा मानते हुए कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप शेयर कर लेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।